गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। नमस्कार। सूर्योदय कोचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं दीपक सर। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे, जो कि लेसन का नाम है धातु एवं अधातु। आज के वीडियो में हम लोग धातु और अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेसन को मैं आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। पहले वीडियो में इसका हाफ मिलेगा, फिर दूसरे वीडियो में ये पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया जाएगा। हाफ हम इसलिए करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो यूट्यूब पर वीडियो को डाउनलोड करने में अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए छोटा छोटा करके आप लोगों को हम प्रोवाइड कराते हैं। तो 2 वीडियो में ये भी लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास 10 के इस चैप्टर को समझने के लिए, लेसन 3 को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और मेरे अनुभवों को समझें। आइए देखते हैं धातु के भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं। देखिए, जो धातु होती है, धातु को पहचानने का सबसे अच्छा गुण होता है उसका चमक, उसमें उसकी कठोरता, उसकी रूप, उसकी जो अवस्था होती है वो। और धातु जो होती है आघातवर्ध होती है। ठीक है, जो धातु होती है उसको हम पीटते हैं, ठीक है, पीट करके चादर में परिवर्तित करते हैं। और धातु के अंदर एक गुण और होता है, उसमें तन्यता होती है। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे लिखा देते हैं कि धातु की सतह चमकदार होती, हो गया। इससे क्या होता है बेटा, एग्जाम में थोड़ी प्रॉब्लम होते हैं। इससे जो जानवर होता है आपका, जो चेक करता है कॉपी, उतना इम्प्रेस नहीं होता है। जब इसी चीज को बेटा आप ऐसे, जैसे देखिए हमने बहुत सोच समझ करके, काफी दिमाग लगा करके लिखा है, उसी चीज को अगर आप हेडिंग करके लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। अगर ये 4 नंबर का है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे हेडिंग करके लिखेंगे तो उसको दिखाई देगा, नहीं बच्चा लिखा है धातु के भौतिक गुणधर्म में, हाँ हेडिंग दिया है चमक, कठोरता, रूप, अवस्था, हाँ ये सब होता है, तो तुरंत चेक कर देगा आपका। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो आइए देखते हैं चमक क्या होती है। धातु की सतह क्या होती है बेटा, चमकदार होती है। ठीक है, धातु जो होती है वो चमकीली होती है, चमकती है। और धातु के अंदर दूसरा गुण क्या होता है, धातु सामान्यतः कठोर होती हैं। धातु जो होती है वो सामान्यतः कठोर होती है। जैसे देख लीजिए, आपका लोहा हुआ, तांबा हुआ, आदि धातु हैं, वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका लिथियम है, सोडियम है तथा पोटेशियम है, ये आपके मुलायम धातु होते हैं। ठीक है, जो लोहा, तांबा और धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन आपका जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होता है बेटा, वो आपका मुलायम धातु होता है। और रूप अवस्था के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। जो हमारा धातु होता है बेटा, क्या होता है, ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। केवल मरकरी ऐसा धातु है, केवल मरकरी को छोड़ दिया जाए तो यह द्रव अवस्था में होता है। जो मरकरी धातु हमारा होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, धातु आघातवर्ध होती है। धातुओं को क्या करते हैं, हम पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे लोहा है, लोहे को पीट करके हम क्या करते हैं, उसकी चादर बनाते हैं ना। और एक गुण होता है धातु के अंदर तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है, तनाव उनमें होता है। ठीक है, धातु को क्या करते हैं, हम पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे धातु को क्या करते हैं, हम पीट पीट करके उसके अंदर मतलब तन्यता होती है, क्या होती है, उसको तार के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, जैसे तांबे का तार होता है ना, उसी तरह धातु में और क्या गुण होता है, वो विद्युत और उष्मा की चालक होती है। क्या होती है, विद्युत और उष्मा की चालक होती है। देखिए क्या होती है, धातुएं सामान्यतः विद्युत और उष्मा की चालक होती है। ठीक है, बस ये लिख देना है। जैसे चांदी हुई, तांबा हुआ, ये क्या होते हैं, उष्मा के चालक होते हैं। लेकिन जो आपका शीशा और पारा है, ये उष्मा के कुचालक है। ठीक है, और धातु के अंदर घनत्व होता है। घनत्व क्या होता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। जो धातु होती हैं, सामान्यतः धातुओं का घनत्व और गलनांक जो होता है वह अधिक होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। ठीक है, धात्विक क्या होता है, धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, ध्वनिक होती है। ध्वनिक हेडिंग ध्वनिक है ना,
तो ध्वनिक में क्या होता है, धातु के अंदर ध्वनि होती है। ठीक है, धातु क्या करती है बेटा, धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। और धातु के अंदर ऑक्साइड होता है, क्या होता है, जैसे धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रकृति की होती है। जो धात्विक ऑक्साइड हमारी होती हैं वो क्षारक प्रकृति की होती है। मैंने पिछले पाठ में बताया था आपको, पिछले लेसन में अध्ययन किया गया था। तो आइए आगे चलते हैं, इसमें भी बताया जाएगा आगे। तो ये धातु के बारे में आप जान गए। अब आइए अधातु के बारे में अध्ययन करते हैं। हेडिंग वही रहेगी, बस अंतर क्या होता है, वो धातुओं के अंदर क्या होता है, चमक होता है, और अधातु आपकी चमकदार नहीं होती। देखिए किसी चीज को कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब धातु और धातु को आप कंपेयर करिए। धातु क्या होती है आपकी, चमकदार होती है, और अधातु क्या होती है आपकी, चमकदार नहीं होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कार्बन। ठीक है, लेकिन आयोडीन की सतह चमकदार होती है। जो आयोडीन होता है हमारा धातु है, लेकिन उसकी सतह क्या होती है, चमकदार होती है। अब उसमें क्या होता है, धातु के अंदर कठोरता होती है, लेकिन अधातु के अंदर कठोरता नहीं होती, जैसे कोयला। ठीक है, लेकिन हीरा क्या है, सबसे कठोर होता है। रूप अवस्था की बात कर लेते हैं। रूप अवस्था की बात करेंगे तो कमरे के ताप पर क्या होता है, धातु ठोस होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, अधातु कठोर नहीं होते हैं, वो वहां पे कठोरता होती है, लेकिन यहाँ पे कठोरता नहीं होती है। ठीक है, अब रूप अवस्था की बात करनी है तो कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, इनकी रूप अवस्था की बात है। लेकिन जो हम ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन को छोड़कर यह द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, अब आघात वर्धता में क्या होगा, आघात देखिए जो अधातु होते हैं, अधातु आघात वर्ध नहीं होती हैं। ठीक है, जबकि आपका धातु क्या होता है, आघात वर्ध्य होता है, लेकिन अधातु आघात वर्ध्य नहीं होता है। ठीक है, आघात वर्ध नहीं होता है। अब उसके देखिए धातु के अंदर तन्यता होता है, लेकिन अधातु के अंदर तन्यता नहीं होता है। ठीक है, अधातु को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, धातु क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा की चालक होती है, लेकिन अधातु क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा के चालक। देखिए इसमें क्या कहेंगे, विद्युत और ऊष्मा के कुछ चालक होती हैं, वो चालक होता है, और ये क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट हमारा होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब उसमें घनत्व होता है। इसमें देखिए घनत्व में क्या होता है, सामान्यतः अधातुओं का घनत्व और गलनांक कम होता है। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, सामान्यतः धातुओं का घनत्व और गलनांक अधिक होता है। कंपेयर करके किसी चीज को बेटा आप पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। ठीक है, ध्वनिक में वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या था, कंपेयर करिए। देखिए अधातु में होता है कि अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन वहां पे उत्पन्न करते हैं। ऑक्साइड में क्या होगा, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो चीज़ों को आप कंपेयर करके पढ़िए। ठीक है, आप वीडियो को क्लोज करके स्क्रीनशॉट ले करके कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप चीज़ों को कंपेयर करके। अब हमें पढ़ना है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, धातु की वायु के साथ अभिक्रिया होती है। तो क्या होता है, देखिए जब कोई धातु होता है उसका वायु के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, धातुएं जब क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जब कोई धातु क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। कैसे, जैसे देखिए कॉपर है। ठीक है, जब हम कॉपर को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2Cu बनाता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है।
तो जो हम देखिए एल्युमिनियम को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। 4Al को जब हम क्या करते हैं 3O2 से अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है 2Al2O3 उत्पन्न करता है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। जो हमारा सोडियम और पोटेशियम धातु होता है उसको आप वायु के संपर्क में लाओगे तो तुरंत आग पकड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप जानिए। अगर आप कोई सोडियम का टुकड़ा ले लेते हैं या पोटेशियम का टुकड़ा ले लेते हैं तो बेटा वो क्या होता है, अगर वायु की उपस्थिति में आया तो तुरंत आग पकड़ेगा। और सोडियम तो ऐसा चीज़ होता है बेटा, अगर उसमें पानी का भी थोड़ा सा भी अंश आ गया ना तो तुरंत आग पकड़ लेगा, नमी के ऊपर होता है। जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इन धातुओं को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन के तेल में रखते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी सीसा ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक। Fe वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लौह चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है, ठीक। और जो हमारा कापर होता है, कापर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है, जो कि हमारा Ag होता है चांदी और सोना जो होता है के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जो हमारा धातु होता है बेटा वो क्या करता है, चांदी और सोने के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है, नहीं करता है, रिएक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज को पहले अच्छे से समझिए, फिर हम अधातु वाले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो धातु में हमने आपको क्या बताया कि जब कोई धातु क्या करती है, वायु की उपस्थिति में आती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। वायु का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, मैंने आपको बताया। और मैंने आपको बताया कि जो हमारे सोडियम और पोटेशियम धातु होते हैं, अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आ जाते हैं तो तुरंत आग पकड़ लेंगे, ठीक है। इस चीज से बचाव करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको केरोसिन के तेल में डुबो करके रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने कई चीजें आपको बताई, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक जो भी है, मैंने बताया कि वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही कई चीजें हमने बताई। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि उभयधर्मी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा उभयधर्मी अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है, देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड, ये हेडिंग आपको क्लियर नजर नहीं आ रही होगी, रुकिए मैं इसको सही करता हूं। पेन भी सही नहीं चल रही है। वह धर्मी ऑक्साइड, ठीक है बेटा। ये उभयधर्मी ऑक्साइड लिखा है, इसको आप लोग समझने की प्रयास करिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं। यानी ऐसी धातु ऑक्साइड, हमने पढ़ा था पीछे कि जब कोई धातु ऑक्साइड क्या करता है, अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या अभिक्रिया करता है, तो उत्पाद में जल और लवण बनाता है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ये चीज हमने आपको बताई थी कि कोई भी धात्विक ऑक्साइड क्या करता है, जब किसी अम्ल या क्षारक से अभिक्रिया करता है। अम्ल या क्षारक क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में बहुत गहन अध्ययन किया था, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हम जान चुके हैं। आइए आगे चलते हैं, जल और लवण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आइए एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए, जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, 4Al2CO3 के साथ जब हम क्या करते हैं बेटा, किसी अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं बेटा, तो क्या बनता है, देखिए
2ACl3 प्लस H2O बनता है न। जब हम क्या करते हैं Al2O3 के साथ 2NaOH यानी किसी क्षारक के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 2NaAlO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस चीज को तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, पिछले पाठ में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए अब अगली हेडिंग देखते हैं। जब क्या होता है बेटा, धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, जो हमारी धातु होती है बेटा वो क्या करती है, जल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे दिखाया भी है कि जो धातु हमारा है जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो धातु ऑक्साइड और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड प्लस जल जब मिलते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इस चीज को भी जानिए। तो जो हम क्या करते हैं, सोडियम का क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब क्या होता है, Ca2H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो 2CaOH प्लस CH2 बनाता है। 3Fe क्या करता है, जब 4H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 प्लस 4H2 बनाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, जो हमारा सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और ये Ca ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। Al, Fe और Zn जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और Au, Ag, Cu और Pb जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अभिक्रिया करती हैं, जो नहीं, अब कुछ ऐसी होती हैं जो अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई थी, आप इसे नोट करके समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, Ca और Mg अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले CaMg सतह पर चिपक जाते हैं। धातु के अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, देखिए ये चीज पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब धातु जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। जब हमारा धातु बेटा क्या करता है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe हमारा 2HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, FeCl2 प्लस H2 बना रहा है। ठीक है, जब 2Al यानी एल्युमिनियम जो हमारा क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, 2AlCl3 प्लस 3H2 बनता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं आगे। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, जब कोई मान लीजिए धातु ए क्या करता है, लवण विलयन बी के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण विलयन ए और धातु बी बनाता है। ऐसे देखिए Fe जो है CuSO4 काफर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, FeSO4 प्लस Cu बनता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं सक्रियता श्रेणी के बारे में। सक्रियता श्रेणी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा आप लोग जान जाइए। वह सारणी जिसमें धातुओं के क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील है। जैसे देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होती है आपकी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये आपकी सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। घटती अभिक्रियाशीलता वाली, जैसे उससे कम अभिक्रियाशील वाले कौन कौन से धातु होते हैं, जिंक, Fe यानी आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, सिल्वर। ठीक है, और सबसे कम अभिक्रिया वाला
आपका AU यानी गोल्ड होता है। ठीक है, देखिए पहले सबसे कम है, फिर उससे ऊपर, फिर सबसे ऊपर, देखा है ना, तो इसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब है फ्रेंड्स कि धातुओं की अधातुओं के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। तत्वों को अभिक्रियाशीलता, संयोजकता, कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। धातु संयोजकता प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। त्याग करता है तो क्या बनाता है, धनायन बनाता है। अधातु क्या करता है, जब संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या होता है, ऋणायन बनाते हैं। जब कोई अधातु क्या करेगा, अपने कोष में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस अवस्था में क्या होता है कि ऋणायन बनाएगा। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। इसे देखिए, हम देखते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, जो नमक होता है वो बनता कैसे है। जब हम सोडियम धातु को लेते हैं, सोडियम का क्रमांक कितना होता है, 11, 2, 8, 1, और क्लोरीन का कितना होता है, 2, 8, 7। ठीक है, तो देखिए कोई भी तत्व क्या होता है बेटा, वो क्या करना चाहता है, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। ठीक है, यानी अपने आखिरी कोष में उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसके पास इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखिए 2, 8, 1 है। यहाँ पे देखिए हमको अभिक्रिया के रूप में दिखाया गया है। जो Na है हमारा सोडियम, Na पे प्लस चार्ज आया है और 1 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। ठीक है, तो 2, 8, 1 है और यहाँ पे 2, 8, 1 दिखाया गया है। क्लोरीन ने लिया है। ठीक है, ये क्या है अपना, अगर ये क्या करे, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो इसके भी आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और क्लोरीन के भी आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे देखिए 2, 8, 1 था, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया तो इसके भी आखिरी कोष में 2, 8, 8 हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया भी गया है, 1, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 8 है और ये क्या कर रहा है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो जो देता है उसको क्या कहते हैं, दाता, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं, ग्राही। ठीक है, तो यही है आज के वीडियो में, इतना ही। फिर मैं अगले दिन जो वीडियो प्रोवाइड करूंगा फ्रेंड्स, उसमें इस लेसन को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो तब तक आप लोग इतना तैयार करिए, फिर आगे मिलेंगे। बाय, नमस्कार।